गरीब सास की 3 जादुई बहुएं। एक गांव में सुशीला नाम की एक गरीब बूढ़ी औरत अपने 3 बेटों सुरेश, महेश, नरेश के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। सुशीला ने शुरू से ही अपने तीनों बेटों को अकेली ही पाल पोस कर बड़ा किया था। लेकिन आज जब समय के साथ साथ उसके तीनों बेटे जवान हो जाते हैं, तो तब भी सुशीला को अकेली ही अपना घर चलाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि उसके तीनों बेटे एक नंबर के निखट्टू और कामचोर किस्म के इंसान थे। वो लोग दिन भर बस अपने दोस्तों के साथ पूरे गांव में घूमा करते थे और सुशीला के कामों में बिल्कुल भी मदद नहीं किया करते थे। ऐसे ही एक दिन जब सुशीला कुएं से पानी भरकर वापस आ रही होती है, तो उसे देखकर गांव की कुछ औरतें उससे कहती हैं, अरे सुशीला बहन, तुम अकेले ही इतनी भारी मटकी सर पर उठा कर ले जा रही हो। आखिर तुम्हारे वो तीनों निखट्टू बेटे कहाँ हैं? अरे बहन, और कहाँ होंगे? कहीं दोस्तों के साथ इधर उधर घूम रहे होंगे। उन लोगों को तो अपनी बूढ़ी माँ की कोई चिंता ही नहीं है कि कैसे इस बेचारी ने दिन रात मेहनत करके उन लोगों को पाल पोस कर बड़ा किया है। छोड़ो ना बहन, शायद मेरी किस्मत में बेटों का सुख लिखा ही नहीं है। अब तो बस जैसे तैसे करके मैं भी इस दुनिया से चली जाऊं। अरे तुम ऐसा क्यों बोल रही हो सुशीला बहन? अरे मेरी मानो तो तुम अपने तीनों बेटों की शादी करवा दो। जब एक बार जिम्मेदारी सर पर पड़ेगी ना, तो तुम्हारे तीनों बेटे अपने आप लाइन पर आ जाएंगे। उस औरत का ये सुझाव सुनकर सुशीला के मन में उम्मीद की एक किरण जाग जाती है, जिसके बाद सुशीला अपने तीनों बेटों की शादी ज्योति, पायल और महक से तय कर देती है। और ऐसी ही देखते देखते शादी का समय आ जाता है। लेकिन सुशीला दुखी मन से अपने घर में बैठे हुए कहती है, हे भगवान, मेरा घर तो कहीं से भी शादी वाला घर नहीं लग रहा है, लेकिन मैं कर भी क्या सकती हूँ। मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि मैं अपने घर को फूलों से सजवा सकूं। पता नहीं मेरी तीनों बहुएं मेरे इस गरीब घर में कैसे रह पाएंगी। इतना कहते हुए सुशीला की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। उसी समय एक गरीब भिखारी सुशीला के घर के सामने आकर कहता है, अरे कोई है क्या? कृपया करके मुझ गरीब को कुछ खाने के लिए दे दो। इतना सुनकर सुशीला घर में पड़ा आखिरी खाने का दाना ले जाकर उस भिखारी को दे देती है, जिसके बाद वो भिखारी कहता है, चिंता मत करो माई, तुम्हारे घर पर छाई गरीबी कुछ ही समय में दूर हो जाएगी, बस थोड़ा इंतजार करो। इतना कहकर वो भिखारी वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद सुशीला बड़ी ही सीधे साधे तरीके से अपने तीनों बेटों की शादी करवाती है। और शादी के बाद सुशीला अपनी तीनों बहुओं ज्योति, पायल और महक की आरती उतारकर उनका घर प्रवेश करवाती है। लेकिन सुशीला की तीनों बहुएं दिखने में आम बहुओं से बिल्कुल अलग थी, क्योंकि सुशीला की बड़ी बहू पायल, जिसके लंबे सुनहरे बाल घुटने से भी नीचे तक लहरा रहे थे, वहीं दूसरी बहू ज्योति, जिसका चेहरा सोने की तरह चमक रहा था, और वहीं तीसरी बहू, जिसके हाथ आम लोगों से बिल्कुल अलग थे। अंदर आओ मेरे घर की लक्ष्मियों, तुम लोगों का इस गरीब की कुटिया में स्वागत है। अच्छा, तुम लोग अब जाकर आराम कर लो, थक गई होगी। इतना सुनकर वो तीनों बहुएं अपने अपने कमरे में चली जाती है और अगली सुबह वो तीनों जल्दी उठकर घर के कामों में लग जाती है। और घर का काम खत्म होने के बाद पायल कहती है, चलो अब हम तीनों मिलकर जल्दी से सबके लिए खाना बना देते हैं। लेकिन दीदी, रसोई में तो खाना बनाने के लिए अन्न का एक दाना तक नहीं है। महक, तुम चिंता मत करो, बल्कि हमारे साथ मिलकर अपनी असली शक्तियों का इस्तेमाल करो। इतना कहकर वो तीनों बहुएं एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है और एक चमचमाती रोशनी के साथ चमक उठती है, जिसके बाद देखते ही देखते महक के अनोखी हाथों से स्वादिष्ट स्वादिष्ट खानों की थालियां निकलने लगती है। जिसके बाद वो तीनों बहुएं अपने अपने पति को पेट भरकर स्वादिष्ट खाना खिलाती है और उनके पति भी बड़े ही स्वाद लेकर उस खाने को आनंद लेकर खाते हैं। और खाना खाने के बाद जब वो लोग वहाँ से चले जाते हैं
तो सुशीला अपनी बहुओं से आकर कहती है, अरे बहू, रसोई में तो अन्न का एक दाना भी नहीं था, तो तुम लोगों ने इतना सारा खाना बनाया कैसे? इतना सुनकर वो तीनों बहुएं अपनी सास को अपने अंदर बसी जादुई शक्तियों के बारे में बताती है। क्या तुम लोग सच कह रही हो? क्या मेरी तीनों बहू जादुई है? लेकिन क्या मैं एक बार तुम तीनों का जादू देख सकती हूँ? क्यों नहीं माँ जी? इतना कहकर वो तीनों बहुएं एक दूसरे का हाथ पकड़ लेती है और फिर से एक बार वो तीनों ऊपर से नीचे तक रोशनी से चमक उठती है, जिसके बाद पायल की लंबी सुनहरी चोटी घर के बिखरे सामानों को उसकी जगह पर रखने लगती है और ज्योति के सोने की तरह चमकते चेहरे से कई सारे सोने के सिक्के निकलने शुरू हो जाते हैं। अरे वाह, लगता है आज भगवान ने मेरी सुन ली, तभी तो उन्होंने मुझे 3 जादुई बहुओं का सुख दिया है। माँ जी, ये लीजिए, इन सारे सोने के सिक्कों को बेचकर हम अपने इस कच्चे से घर को तोड़कर एक मजबूत और बड़ा घर बनाएंगे। इतना सुनकर सुशीला उन सारे सोने के सिक्कों को बेचकर बहुत सारे पैसे ले आती है, जिसके बाद वो अपने कच्चे से घर को तुड़वाकर एक बहुत बड़ा घर बनवाती है और उसमें अपने परिवार के साथ रहने लगती है। और ऐसे ही कुछ दिन और बीत जाते हैं। तभी एक दिन गांव की कुछ औरतें सुशीला के घर आकर उससे कहती है, अरे क्या बात है सुशीला बहन, तुम्हारी बहुएं तो तुम्हारे लिए लक्ष्मी बनकर आई है। देखो तो उनके आते ही तुम्हारी किस्मत कैसे बदल गई। तो कम से कम इस बात पर मुंह तो मीठा करवा दो। क्यों नहीं काकी, आप लोग बैठिए, हम लोग अभी आपके लिए स्वादिष्ट सी खीर बना कर लाते हैं। इतना कहकर तीनों बहुएं रसोई में चली जाती है और उसी समय महक कहती है, हे मेरे जादुई अनोखे हाथ, तुम मुझे जल्दी से स्वादिष्ट खीर दे दो। महक के इतना कहते ही उसके हाथों से स्वादिष्ट खीर की कटोरी निकल पड़ती है। ये लो दीदी, आप इसे ले जाकर बाहर दे दो। अरे मुझे बाहर जाने की क्या जरूरत है, मेरी ये जादुई लंबी चोटी कब काम आएगी। इतना कहकर पायल अपने जादुई चोटी की मदद से खीर की कटोरी हॉल तक पहुंचा देती है। लेकिन पायल की इतनी लंबी चोटी देखकर वहाँ पर बैठी औरतें घबरा जाती है और सुशीला से कहती है, कहीं तुम्हारी बहू डायन तो नहीं? अरे इतनी लंबी चोटी कैसे हो गई उसकी? अरे तुम लोग चिंता मत करो, मेरी तीनों बहुएं जादुई है। इन लोगों के पास अलग अलग तरह की जादुई शक्तियाँ हैं। अच्छा ऐसी बात है, तो फिर ठीक है। इतना कहकर वो औरतें खुशी खुशी खीर खाकर वहाँ से चली जाती है। लेकिन गांव में जाकर वो लोग ये बात हर जगह फैला देती है, जिसके बाद गांव के मुखिया सुशीला के घर पहुँच जाते हैं और कहते हैं, अरे सुशीला बहन, कहाँ हो तुम? जल्दी बाहर आओ। जी मुखिया जी, कहिए क्या बात है? मैंने सुना है कि तुम्हारी तीनों बहुएं जादुई है। आपने बिल्कुल सही कहा मुखिया जी, हमारे पास भगवान की दी हुई अनोखी शक्तियाँ हैं, जिससे हम गरीब और लाचार लोगों की मदद कर सके। तुमने बिल्कुल सही कहा बहू, मैं भी यहाँ तुम तीनों से मदद मांगने ही आया हूँ, क्योंकि हमारे गांव में विकास और रोजगार की बहुत जरूरत है, वरना यहाँ के गरीब और बेसहारा लोग भूख से तड़प कर मर जाएंगे। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए मुखिया जी, हम लोग आपकी मदद जरूर करेंगे। और वैसे भी भगवान ने हमें ये शक्तियाँ लोगों की मदद करने के लिए ही तो दी है। इतना कहकर वो तीनों बहुएं अपनी जादुई शक्तियों से मुखिया जी को बहुत सारे सोने के सिक्के और गरीब लोगों के लिए खाने के लिए बहुत सारा भोजन देती हैं, जिसके बाद मुखिया उन लोगों का धन्यवाद करके वहाँ से चला जाता है। और ऐसे ही वो तीनों बहुएं अपनी जादुई शक्तियों से सुशीला के तीनों बेटों को भी पूरी तरह से बदल देती है। और उस दिन के बाद से सुशीला खुशी खुशी अपने बेटे और बहुओं के साथ अपना जीवन व्यतीत करने लग जाती है। गर्भवती माँ की ममता और दुष्ट चाची।
ममता की शादी को हुए 5 साल गुजर गए, लेकिन अभी तक ममता को कोई संतान नहीं हुआ। ममता के पति विवेक का शहर में खुद का बिजनेस था। विवेक का छोटा भाई राहुल अभी कॉलेज की पढ़ाई कर रहा था। ममता बहुत ही सुलझी हुई समझदार महिला थी। सास ससुर के गुजर जाने के बाद उसने अपने पूरे घर को बखूबी संभाल रखा था। उसके जीवन में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। कमी थी तो बस एक संतान की, जिसकी वजह से ममता को हमेशा ही रिश्तेदारों और पड़ोसी से बांझ होने का ताना सुनना पड़ता था। लेकिन ममता बिना किसी को कोई जवाब दिए अपनी ही दुनिया में मग्न रहती। ममता, मेरी घड़ी कहाँ है? वही टेबल पर रखी है जी। भाभी, मेरे जूते कहाँ हैं? कॉलेज के लिए देर हो रही है। ये रहे आपके जूते। वैसे आजकल कॉलेज ज्यादा जल्दी जाने लग गए हो देवर जी, क्या बात है? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, वो एग्जाम आने वाले हैं तो मेरी एक्स्ट्रा क्लासेस है, इसलिए जा रहा हूँ मैं। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाय। सबके जाने के बाद ममता घर के कामों में व्यस्त हो जाती है। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। इधर राहुल का एग्जाम भी हो गया और वो अच्छे नंबरों से पास हुआ और जल्दी ही उसे एक कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर नौकरी मिल गई। सुनिए जी, अब हमारा राहुल भी ईश्वर की कृपा से अच्छा कमाने लगा है। सब कुछ अच्छा है, तो मैं चाहती हूँ अब जल्दी से राहुल की शादी कर देनी चाहिए। बात तो तुम सही कह रही हो, उम्र भी हो गई है। मैं आज ही रामू काका से बात करता हूँ। क्या भाभी, आप भी? और नहीं तो क्या, अब मुझे भी तो आराम चाहिए। मैं भी अब इस घर गृहस्थी से छुट्टी पाना चाहती हूँ। ठीक है भाभी, जैसा आप लोग सही समझे। अच्छा ममता, अब मैं निकलता हूँ। विवेक के जाने के बाद राहुल सही मौका देखकर अपनी भाभी से कहता है, भाभी, मैं भी चाहता हूँ कि अब आप आराम करो। आपका यूँ पूरे दिन घर में काम करना मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो तब से क्या मैं कुछ और कह रही हूँ? नहीं भाभी, मैं तो ये कह रहा था कि बाहर की लड़की आएगी तो पता नहीं वो कैसी होगी या नहीं होगी। भाभी, रेनू मेरी कॉलेज की फ्रेंड है और बहुत ही अच्छी है। हम दोनों ने साथ में ही पढ़ाई की है। मैं उससे प्यार करता हूँ। भाभी, प्लीज भैया को किसी तरह इस शादी के लिए मना लीजिए ना, प्लीज भाभी। अरे देवर जी, आप तो हमसे भी ज्यादा फास्ट निकले। मैं आज ही आपके भैया से बात करती हूँ। आप जल्दी से रेनू के माता पिता से हमें मिलवाने की तैयारी करो। और फिर ममता और विवेक रेनू के माता पिता से मिलकर राहुल और रेनू की शादी करवा देते हैं। रेनू के आने से ममता बहुत ही ज्यादा खुश थी। वो एक छोटी बहन की तरह रेनू का ख्याल रखती थी। रेनू भी ममता के हर काम में हाथ बटाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे पड़ोसी और रेनू के माँ के भड़काने के बाद रेनू ममता से चिढ़ने लगी। रेनू, कहाँ हो? ये देखो, यहाँ बैठी हो और मैं तुम्हें पूरे घर में छान मारी। अच्छा, मैं जरा सब्जी लेने मार्केट जा रही हूँ और इनके आने का भी टाइम हो रहा है। तुम इनके लिए चाय बना देना, ठीक है? मुझे नहीं बनाना कोई चाय वाय। मैं भी इंसान हूँ, कोई मशीन नहीं जो पूरे दिन काम करती रहूँ। ये तुम क्या कह रही हो रेनू? क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? अच्छा चलो, नहीं मन है तुम्हारा तो तुम आराम करो, मैं बनाकर फिर चली जाऊंगी। मैं तुम्हारे लिए भी चाय लेकर आती हूँ, तुम्हें थोड़ा अच्छा लगेगा। ममता के जाने के बाद रेनू की माँ का फोन आता है। हाँ माँ, आपने जैसे बताया था बिल्कुल वैसा ही कर रही हूँ। अब मैं इस बांझ की सेवा नहीं करूँगी। मैं इस घर में कोई काम करने नहीं आई हूँ। अब देखो कैसे मैं इस बांझ से इस घर का सारा काम करवाती हूँ। मैंने बहुत जल्द इस बांझ को इस घर से धक्के देकर बाहर नहीं निकलवाया, फिर मेरा नाम भी रेनू नहीं। हाँ बेटा, उस बांझ के घर कोई काम नहीं करना और उससे घर का सारा काम करवाना। अच्छा बेटा सुन, जल्दी से हमें खुशखबरी सुना दे। उसके बाद देख, पूरी संपत्ति का वारिस हमारा इकलौता नाती होगा और सब तुझे ही प्यार करेंगे। तू अकेली उस पूरे घर की मालकिन बनेगी, समझ गई बेटा? ठीक है माँ। उस दिन से रेनू अपने पति और जेठ के सामने तो अच्छी बनने का नाटक करती, लेकिन उनके जाते ही अपने कमरे में जाकर लेट जाती। घर का सारा काम ममता को अकेले ही करना पड़ता।
लेकिन फिर भी ममता रेनू से कभी किसी बात की शिकायत नहीं करती है। एक दिन रेनू अपनी माँ को फोन करके बताती है, माँ आपका प्लान सफल रहा, मैं माँ बनने वाली हूँ। बहुत खूब, अब जैसा जैसा मैं कह रही हूँ वैसा वैसा ही करना। उस बांझ से अपनी खूब सेवा करवाना और अपना ध्यान रखना, ठीक है बेटी। रेनू का व्यवहार दिन ब दिन ममता के प्रति कठोर होता जा रहा था। अब तो वो भी ममता को बांझ बांझ बोलकर ताने देने लगी। वह ममता को नीचा दिखाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती थी। लेकिन ममता बहुत ही अच्छी और नेक दिल औरत थी। वह कभी किसी की बातों का बुरा नहीं मानती थी। शायद इसी से खुश होकर भगवान ने ममता को भी माँ बनने की मनोकामना को पूरी कर दी। घर में एक साथ दोनों की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर सभी बहुत ही ज्यादा खुश थे। लेकिन यह सुनकर रेनू जल भुन जाती है। नहीं, यह बांझ माँ नहीं बन सकती। अगर ये माँ बन गई फिर तो मेरा इस घर में नौकरानी से ज्यादा कोई इज्जत नहीं रहेगी। नहीं, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। इस घर का वारिस सिर्फ मेरा बेटा ही बनेगा। मैं इस घर की खुशी इस बांझ के साथ नहीं बांटूंगी। अभी सिर्फ मेरा बेटा इस दुनिया में आएगा और ये बांझ हमेशा के लिए बांझ ही रहेगी। उस दिन के बाद से रेनू ममता को नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश करती है, पर वह कभी कामयाब नहीं हो पाती। ऐसे ही 9 महीने बीत जाते हैं। एक दिन ममता और रेनू मंदिर में पूजा करने जाती है। तभी रेनू मौका देखकर सबसे नजर बचाकर मंदिर की सीढ़ियों पर पानी गिरा देती है। ममता जैसे ही सीढ़ी पर चढ़ रही थी तभी उसे याद आता है कि वो मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल लाना तो भूल ही गई। रेनू, मैं तो फूल लाना ही भूल गई। मैं फूल लेकर आती हूँ, तुम भी आओ और फूल ले लो। आओ नीचे। यह सुनकर रेनू फूल लेने के लिए सीढ़ी से नीचे उतरती है। तभी वह भूल जाती है कि सीढ़ियों पर उसने पहले से पानी गिरा रखा है। जैसे ही रेनू का पैर सीढ़ी पर जाता है वह फिसल जाती है और वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है। आह! रेनू को बहुत ही ज्यादा चोट लग जाता है। सभी मिलकर उसे जल्दी से हॉस्पिटल में एडमिट कराते हैं। उधर ममता को भी लेबर पेन स्टार्ट हो जाता है। उसे भी उसी हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है। थोड़ी देर बाद डॉक्टर आकर विवेक से कहते हैं, कांग्रेचुलेसन, आपकी पत्नी ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, एक लड़का और एक लड़की। डॉक्टर साहब, और मेरी पत्नी कैसी है? आपकी पत्नी खतरों से बाहर है, लेकिन आई एम सॉरी, हम आपके बच्चे को नहीं बचा पाए। काफी चोट लगने की वजह से बच्चा पेट में ही मर गया। और हाँ, अब आपकी वाइफ कभी माँ नहीं बन सकती। यह सुनकर राहुल को बहुत ही दुख होता है और वो रेनू के पास जाता है। रेनू, मुझे माफ कर दो, मैं अपने बच्चे को नहीं बचा पाया, मुझे माफ कर दो रेनू। अपने पति को इस तरह रोता देख रेनू भी फूट फूट कर रोने लगती है। राहुल, मुझे माफ कर दो, यह सब मेरी गलती की वजह से हुआ है, सब मेरी गलती है। मेरे मन में पाप था और देखो भगवान ने मुझे आज उसकी सजा मुझे दे दी। फिर रेनू राहुल को सारी बातें बताती है। तभी वहाँ ममता और विवेक भी आ जाता है। रेनू, ये लो। ये क्या है दीदी? रेनू, आज से ये तुम्हारा बेटा है। देखो, मैं तुम्हारे दुख को तो नहीं बांट सकती, लेकिन इतना जरूर कहूँगी, भगवान की मर्जी के सामने किसी की नहीं चलती। मैं नहीं चाहती जिस दर्द से अब तक मैं गुजरते आई हूँ उस दर्द से तुम भी गुजरो। मैं तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं देख सकती रेनू। भगवान ने मुझे 2 संतान शायद इसीलिए दिए हैं ताकि मैं तुम्हारे इस सूने गोद को रोशन कर सकूं। आज से तुम ही मुन्ने की माँ हो। अब चलो, रोना बंद करो। यह सुनकर रेनू फूट फूट कर रोने लगती है। उसे अपने किए पर बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी महसूस होती है। मुझे माफ कर दो दीदी, आप तो मेरी भगवान है और मैंने आपके साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी आप मेरे लिए इतना सब कर रही है, यह कोई नहीं कर सकता। सच में आप महान हैं, आप देवी हैं।
ताउम्र भी आपकी सेवा करूं तो भी मैं आपका ये एहसान कभी नहीं चुका सकती। उस दिन के बाद से रेनू कभी ममता से दुर्व्यवहार नहीं करती है, बल्कि दोनों सगी बहन की तरह एक साथ मिलजुल कर हंसी खुशी रहने लगती है। यह कहानी चेतना नाम की एक अनाथ लड़की की है, जिसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। चेतना दिखने में बहुत ही ज्यादा काली थी, लेकिन वह दिल की बहुत ही अच्छी थी। चेतना अपनी चाची गौरी के साथ रहती थी, जिसकी खुद की एक बेटी थी, मिष्टी। मिष्टी दिखने में बहुत सुंदर थी, उसका रंग भी निखरा हुआ था, जिस वजह से मिष्टी को चेतना एक आंख भी नहीं भाती थी और वह हमेशा अपनी माँ गौरी से उसकी शिकायत लगाकर उसे डांट सुनवाया करती थी। माँ माँ, कहाँ हो तुम? यह देखो ना चेतना की बच्ची को, इसने आज फिर से मुझसे बिना पूछे मेरे कपड़े पहन लिए। यह कपड़े पहनकर आज मुझे कॉलेज जाना था, इसने मेरे कपड़े क्यों पहने? क्यों रे चेतना, तुझे मेरी बेटी के ही कपड़े मिलते हैं क्या? तू अपने कपड़े नहीं पहन सकती? चाची जी, मैंने आपसे कहा था मेरे पास एक भी जोड़े कपड़े नहीं है। जो भी थे वो अब हर जगह से फट चुके हैं। उन कपड़े में कॉलेज के सारे बच्चे मेरा मजाक बनाते हैं, इसलिए मैंने आज कॉलेज जाने के लिए मिष्टी के ही कपड़े पहन लिए। मिष्टी के पास वैसे भी इतने सारे कपड़े हैं। मैंने तेरे इन सब चीजों का ठेका नहीं ले रखा है, समझी तुम? तुम्हें इस घर में खाने को मिल रहा है, उसे ही गनीमत समझ। और आज के बाद से खबरदार, जो मेरी बेटी के कपड़े को हाथ भी लगाया तो समझी? ठीक है चाची जी। इधर चेतना को माँ से डांट सुनाकर मिष्टी मन ही मन बहुत खुश होती है। वैसे भी ये काली कलौटी मेरे कपड़े पहनकर कोई जोकर से कम नहीं लग रही है। आज तो इसका और ज्यादा मजाक बनेगा, जिससे मुझे और भी ज्यादा खुशी मिलेगी। इतना बोलकर मिष्टी कॉलेज के लिए निकल जाती है। इधर गौरी भी घर के कामों में लग जाती है। चेतना भी रोते हुए कॉलेज के लिए निकलती है। शाम को चेतना के साथ उसका दोस्त यश भी उसके घर आता है। अंदर आओ यश, बैठो, मैं तुम्हें अभी साइंस की नोटबुक देती हूँ। चेतना, मुझे मैथ का सेकेंड चैप्टर का दूसरा क्वेश्चन भी समझ में नहीं आया था, तुझे समझ में आया क्या? अरे बुद्धू, वो तो बहुत ही इजी है, ये देखो आया समझ में। अरे वाह चेतना, तुम तो बहुत ही इंटेलिजेंट हो। अच्छा, अब मैं चलता हूँ, बाय बाय, कल कॉलेज में मिलते हैं। बाय यश। इधर यश को चेतना के साथ बात करता देख मिष्टी को बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि मिष्टी को यश बहुत ही पसंद आ जाता है और वह मन ही मन उसे प्यार करने लगती है। यश के जाते ही मिष्टी चेतना के कमरे में आती है और बोलती है, अरे चेतना, ये लड़का कौन था जो तुम्हारे साथ आया था? कितना हैंडसम और स्मार्ट लग रहा था। तुम्हारा दोस्त है क्या? हाँ, ये मेरा दोस्त है, इसका नाम यश है। हम दोनों एक ही क्लास में पढ़ते हैं। अच्छा, तो ये बात है। ठीक है, 2 दिन बाद मेरा बर्थडे भी आने वाला है, तो तुम मेरे बर्थडे में अपने दोस्त को भी बुला लेना। आखिर तुम्हारा दोस्त मेरा भी तो दोस्त ही हुआ ना। यह सुनकर चेतना बहुत खुश हो जाती है और वह यश को मिष्टी के बर्थडे पार्टी में बुला लेती है। यश जब पार्टी में आता है तब मिष्टी अपने बदतमीज दोस्तों के साथ मिलकर चेतना का खूब मजाक उड़ाती है और यश से बोलती है, यश तुम तो बहुत ही स्मार्ट और हैंडसम हो, तुम क्या इस कलमुही के साथ हमेशा घूमते रहते हो? तुम्हारी तो मेरी तरह कोई सुंदर फ्रेंड होनी चाहिए थी। तुम क्या इस काली घटा के पीछे पड़े हो? इससे तो लाख गुना ज्यादा सुंदर मैं ही हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी दोस्त बनने को तैयार हूँ। इस काली कलौटी बैगन लूटी को छोड़ो और हमारे साथ पार्टी एंजॉय करो। ये इस घर की सिर्फ नौकरानी है, नौकरानी। चेतना को सबके सामने यूं बेइज्जती बर्दाश्त नहीं होती है। वह रोते हुए पार्टी छोड़कर बाहर की तरफ निकल जाती है और रोते रोते एक जंगल में पहुंच जाती है और वहां एक पेड़ के नीचे बैठकर खूब रोती है। माँ, पिताजी, कहाँ है आप लोग? आप मुझे छोड़कर क्यों इतनी जल्दी चले गए?
मुझे भी अपने पास बुला लो। यहाँ किसी को मेरी कोई कद्र ही नहीं है। जिसे देखो सब मेरा मजाक बनाते रहते हैं, कभी मेरा रंग का तो कभी मेरे कपड़े का। मैं अब इतनी काली हूँ तो उसमें मेरा क्या कसूर है? मैं जन्म लेते ही मर क्यों नहीं गई? कम से कम मुझे आज यह सब तो नहीं सुनना पड़ता। ऊपर से मेरी बहन, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती है, हमेशा मेरी बुराइयां ही करती रहती है। चेतना इतना बोलकर जोर जोर से रो रही थी, तभी उसे एक आवाज सुनाई देता है। प्यारी लड़की, क्यों रो रही हो तुम? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ, रोने से कुछ भी नहीं होने वाला है। कौन हो तुम? डरो मत चेतना, मैं पेड़ हूँ, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगा। मैं तो यहाँ तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। मुझसे किसी की परेशानी देखा नहीं जाता। बताओ क्यों रो रही हो? शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। क्या सच में तुम मेरी मदद करोगे? फिर चेतना पेड़ को अपने बारे में सब कुछ बताती है। पेड़ भी शांति पूर्वक उसकी सारी बातें सुनता है। बहुत मुश्किल से तो मेरा एक दोस्त बना था और आज मेरी बहन ने उसी के सामने मेरी इतनी बेइज्जती की। अब मुझे नहीं लगता कि अब वो दोबारा मुझसे कभी बात भी करेगा, इसलिए मैं पार्टी से निकलकर यहाँ जंगल में आ गई। देखो चेतना, जो तुम्हें प्यार करेगा उसे तुम्हारे रंग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और अगर तुम्हारा दोस्त सच में तुमसे प्यार करता है तो उसे तुम्हारी बहन मिष्टी की बातों का भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम अब रोना बंद करो। प्यार रंग से नहीं, दिल से होता है, और तुम्हारा दिल तो सोने जैसा है। फिर तुम क्यों इतना उदास हो रही हो? आपने सच कहा पेड़ जी, प्यार रंग से नहीं होता है। शाबाश चेतना। चेतना, तुम बहुत अच्छी लड़की हो और मुझे तुमसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ जिससे तुम्हारी सारी परेशानी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। इतना बोलकर पेड़ एक खूबसूरत लहंगे के घर में बदल जाता है और बोलता है, सुनो चेतना, तुम इस जादुई लहंगे के घर के अंदर जाओ। इस घर के अंदर तुम्हारे लिए सारी सुविधाएं होगी। तुम्हें जो कुछ भी चाहिए अंदर तुम्हें वो सब मिलेगा। चेतना पेड़ की बातें सुनकर बहुत खुश हो जाती है और वह खुशी से उस जादुई लहंगे के घर के अंदर चली जाती है। जब वह अंदर जाती है तब वह वहाँ देखती है, वहाँ उसकी जरूरत की सारी चीजें थी जो उसे चाहिए थी। जादुई लहंगा का घर अंदर से बहुत ही खूबसूरत होता है। तरह तरह के सुंदर सुंदर लहंगे, गाउन, जरूरत की सारी चीजें थे। चेतना उसमें से एक सुंदर सा गाउन लेकर उसे पहन लेती है। गाउन पहनते ही एक चमत्कार होता है और चेतना एक बहुत ही खूबसूरत लड़की में बदल जाती है। उसका काला रंग गोरे रंगों से निखर जाता है। वह बहुत ही खूबसूरत लगने लगती है। अरे वाह, ये तो चमत्कार हो गया। मैं कितनी सुंदर दिख रही हूँ। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि यह मैं हूँ। थैंक यू जादुई लहंगे का घर। तभी चेतना को एक और आवाज सुनाई देती है, चेतना, तुम चाहो तो हमेशा के लिए इस घर में रह सकती हो, लेकिन अभी तुम्हें अपनी बहन मिष्टी के पार्टी में जाना चाहिए। हाँ, सही कहा आपने, मुझे अभी मिष्टी की पार्टी में जाना चाहिए। इतना बोलकर चेतना पार्टी में वापस अपने बहन के घर पहुंचती है। पार्टी में सभी लोग प्रेरणा को ही देखते रह जाते हैं और यश की तो आंखें फटी की फटी रह जाती है। मिष्टी चेतना को देखते ही अपनी माँ गौरी से कहती है, माँ देखो तो ये काली भूतनी कितनी सुंदर और गोरी लग रही है। अचानक से इसे क्या मिल गया जो आज इतनी सुंदर लग रही है? मुझे भी नहीं पता, ये तो सच में गोरी हो गई। क्या लगाया कलमुही तूने अपने चेहरे पे? अब तू ही बता दे। चाची जी, सब बताती हूँ। फिर चेतना ने अपनी चाची से जादुई लहंगे के घर के बारे में बताया। लेकिन चाची जी, मैं उस घर में अकेले नहीं रहना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी मेरे साथ उस जादुई लहंगे
लहंगे के घर में रहे। आखिर मैं आप लोगों के बिना कैसे रह सकती हूँ। यह सुनकर गौरी और मिष्टी के आंखों में आंसू आ जाता है। मुझे माफ कर दो बेटी, मैंने तुम्हें कभी अपनी बेटी की तरह प्यार नहीं किया। मैंने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा है, तुम्हारे साथ इतना बुरा व्यवहार किया, फिर भी तुम हम सब के बारे में इतना अच्छा सोच रही हो। तुम धन्य हो बेटी, मुझे माफ कर दो। चाची जी, आप माफी मत मांगिए। मैंने हमेशा आपको अपनी माँ समझा। अगर आप मुझसे ऐसे माफी मांगोगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। आज से मैं ही तुम्हारी माँ हूँ। आज से मेरी एक नहीं 2 बेटियाँ हैं। इतना बोलकर गौरी चेतना को गले से लगा लेती है और फिर सभी एक साथ मिलकर हंसी खुशी उस जादुई लहंगे के घर में जाकर रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगे तो प्लीज मेरे चैनल पोरो टीवी को सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको अच्छी और मजेदार कहानियाँ देखने को मिलती रहे। बाय बाय दोस्तों।